हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने चैप्टर फर्स्ट के डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप उन दोनों वीडियोस को भी जरूर देख लेना। उन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वालिटेटिव characteristics. क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है? ये ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो जिसकी हेल्प से आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो उसकी क्या होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी और यूजफुलनेस बढ़ जाती है। वो मोर क्या हो जाती है, रिलायबल हो जाती है, ट्रस्टवर्दी हो जाती है। अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तैयार करते वक्त, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाते वक्त, अपनी रिकॉर्डिंग करते वक्त, तो वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है आपकी ज्यादा यूजफुल हो जाती है, उसके यूजर्स के लिए उनकी ज्यादा क्या करती है, ट्रस्टवर्दी हो जाती है, जिसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एट्रीब्यूट्स attributes of accounting information which tends to enhance its understandability and usefulness। क्या करते हैं वो, इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस आप इजीली उन इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चाहे आपको बेशक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की नॉलेज ना हो, तब भी आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट और उसकी प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर आप क्या कर सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो। In order to assess whether the accounting information is decision useful, it must possess the characteristics of reliability, relevance, understandability and comparability। ये चार होती हैं आपकी क्या, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जरूर आपको फॉलो करनी होती है अगर आप अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ट्रस्टवर्दी बनाना चाहते हैं। फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। देखिए, रिलायबिलिटी क्या होती है, मीन्स हिंदी में बोलते हैं जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, मस्ट बी रिलायबल। वो रिलायबल होनी चाहिए, ट्रस्ट, ताकि जो यूजर्स हैं उनके ऊपर क्या कर सके, ट्रस्ट कर सके। अब वो रिलायबल कब होगी, आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो रिलायबल कब होगी, वो तब होगी जब कब क्या होगी, मस्ट बी फैक्चुअल एंड वेरीफिएबल। वो किस पर, आपके फैक्ट्स पर बेस होगी और वेरीफिएबल, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं किसके थ्रू, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई परचेजेस दिखाई कि हमने इस साल परचेजेस किया है 1 लाख का, तो वो परचेजेस कब रिलायबल मानी जाएगी कि आपने रियल में ये ट्रांजैक्शन की है या नहीं। अगर उसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स मींस अगर आपने कैश की तो आपके पास कैश रिसीट होनी चाहिए उसकी, कि आपने क्या किया है, क्रेडिट परचेज किया है तो आपके पास इनवॉइसेस होंगे। मींस आप बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उन सबकी बिलिंग आपके पास होनी चाहिए। उन्हीं को क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, जिससे हर एक ट्रांजैक्शन को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, क्या कह रहे हैं कि वेरिफिबिलिटी एंश्योर्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस which can be independently checked by anyone interested in ascertaining the true position। क्या किस लिए कि अगर हर एक ट्रांजैक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो अगर कोई भी पर्सन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को चेक करना चाहता है तो वो किसी भी टाइम से चेक कर सकता है उसके सोर्स और डॉक्यूमेंट से उन्हें मैच करके। ओके, और क्या कह रहे हैं कि जो आपकी जो रिलायबिलिटी है, इससे क्या होता है, जो इसके यूजर्स हैं आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं, कौन होते हैं आपके डिफरेंट यूजर्स, जैसे आपके मैनेजर्स हैं, आपके एम्प्लॉइज है, आपके इन्वेस्टर्स है, बैंक्स है, उन सबका क्या होता है, आपकी फर्म में ट्रस्ट बढ़ता है। अब देखिए, एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कुछ कारण अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तो ज्यादा रिलायबल होते हैं, मींस उनके सोर्स डॉक्यूमेंट्स इजीली अवेलेबल होते हैं, आप इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन कुछ इतने रिलायबल नहीं होते। जैसे आपका क्या हुआ, डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन तो जो मैनेजर से जो अकाउंटेंट है वो खुद
अपना मेथड चूज करते हैं कि उन्होंने कौन सा मेथड चूज करना है, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ऐसे ही अगर बैड डेट्स के लिए प्रोविजंस बनाने हैं तो वो सब क्या होते हैं, पर्सनल बाइजनेस से इफेक्टिव होते हैं, तो उनमें रिलायबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी लैग करती है। तो ये थी आपकी रिलायबिलिटी। नेक्स्ट आता है आपका रिलीवेंस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या होती है, रिलीवेंस। रिलीवेंस होता है रिलेटेडनेस, मींस आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो वो किससे रिलीवेंट होनी चाहिए, किससे रिलेटेड होनी चाहिए, आपके एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव से। जो आपके एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है या फिर कहेंगे जो आपका बिजनेस है, सिर्फ उससे रिलेवेंट आपको इंफॉर्मेशंस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी है। अननेसेसरी और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन कोई भी आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करनी। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंट है या नहीं है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं वो हेल्प कर सके डिफरेंट यूजर्स की उनके डिसीजन मेकिंग में। अब मान लीजिए आपने प्रॉफिट शो किया है, तो वो हेल्प करता है प्रॉफिट किसकी, किस इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है। वो उन्हें प्रॉफिट देख के आइडिया होता है कि कंपनी की पोजीशन कैसी है, उन्हें फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और आपने ठीक से उस पर टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पे किया है या नहीं किया। ऐसे ही आपके क्रेडिटर्स चेक करते हैं कि आपको इनफ प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं, ताकि आप टाइमली उनकी रिपेमेंट कर सके। तो आपको सिर्फ वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के लिए जरूरी है सिर्फ वो शो करनी है। अब देखिए इसमें एक दिक्कत आती है, एक मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको चूज करना पड़ता है रिलेवेंट डाटा को। बहुत सारे डाटा में से आपके पास मास ऑफ डाटा होता है और उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा डाटा ज्यादा रिलेवेंस है फॉर यूजर्स। अब क्योंकि हो सकता है जो एक डाटा है वो किसी एक यूजर्स के लिए तो ज्यादा यूजफुल हो और दूसरे के लिए ज्यादा यूजफुल ना हो, तो वो सब आपको पहले क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, अपनी डिस्क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, देखिए अब क्या कह रहा है, जैसे देखिए इसने क्या कहा यहाँ पे, इट मस्ट हैव द टू बी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंसेस इन डिसीजंस। रिलेवेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन इस कैपेबल होनी चाहिए कि वो डिसीजंस जो ले रहे हैं डिफरेंट उनमें हेल्प कर सके। दैट इज इट मस्ट हेल्प द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड अदर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि an accountant is usually faced with the problem of choosing the relevant data from the mass of data because the need of different users may be different। कैसे, देखिए मान लीजिए जो इन्फॉर्मेशन अब जैसे आपका क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है वो हो सकता है एक पर्सन के, एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिलीवेंट हो, लेकिन दूसरे यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से इरिलेवेंट हो। जैसे क्या, आपने कोई प्रॉफिट शो किया तो वो इन्वेस्टर के लिए तो ठीक है, यूजफुल है, लेकिन बैंक के लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपने अपनी कोई असेट शो की, तो ऐसे ही एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको किसकी उसको प्रायोरिटीज देनी है, प्रायोरिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अब आपने प्रॉफिट शो किया, उससे फायदा क्या होगा, आपकी इन्वेस्टर्स है जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है उनको फायदा होगा, उनको आपकी क्या पता चल जाएगी, पता चलता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, फ्यूचर में आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे बैंक्स को हेल्प मिल जाएगी। लेकिन जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, क्या शायद उनको क्या होता है, कई बार नुकसान हो जाता है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आपकी प्रेजेंट पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं जब आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या करते हैं, वह तैयार करते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मींस आप जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, उसको कोई भी पर्सन, जो सिंपल पर्सन जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की नॉलेज जिसे नहीं है, वो भी उन इंफॉर्मेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को बहुत सिंपल लैंग्वेज में और एक लॉजिकल मैनर में क्या करना है,
प्रेजेंट करना है और हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या करना है, फुटनोट्स दे देने हैं जिससे इजिली कोई भी यूजर है उन इंफॉर्मेशन को समझ सके। जैसे आपने कोई कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा दी तो उसके नीचे लिख दिया कि ये कंटीजेंट लायबिलिटी है, यहाँ से हमने ये केस जीता और यहाँ से हमें ये पैसा मिल गया, ठीक है। जैसे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो आप नीचे एक्सप्लेन कर दीजिए, एक नोट देकर कि हमने ये मेथड यूज किया है, इतने % डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ओके, ऐसे ही रिजर्व की एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि रिजर्व में कितना पैसा, हमने कितने % प्रॉफिट का ट्रांसफर किया है, कितना रिजर्व में हमने यूज किया, मतलब सभी की जो जरूरी इंफॉर्मेशन उनके जो फुटनोट्स दे दीजिए, या फिर क्या कह सकते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स दे दीजिए। देखिए, understandability means decision makers must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them। means जो decision makers है, जो users है, वो accounting information को वैसे ही समझे जैसे कंपनी उन्हें दिखाना चाहती है। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कंपनी ने शो किया वो उसी तरीके से समझे, ये नहीं है कि वो किसी और तरीके से उसको समझ जाए। ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जैसे आप मान लीजिए अब क्या हुआ, आपको कोई बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, एकदम से उस पर बहुत ह्यूज प्रॉफिट हो गया, तो वो तो क्या हुआ, एक तरीके से कैपिटल गेन है, आपको अचानक से हुआ है, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यूजर्स कोई गलत समझ जाएगा कि कंपनी तो बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रही है। इसलिए आपको एक प्योर फेयर व्यू के लिए भी क्या करना है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स नीचे दे देने हैं कि ये जो प्रॉफिट है हमें कहाँ से हुआ है। Accounting information should be presented in such a simple and logical manner that they are understood easily by their users. A person who does not have knowledge of accounting terminology should also be able to understand them without much difficulty. This can be done by giving explanatory notes to explain the information given in the financial statement. तो ये थी आपकी क्या, अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या आती है, कंपेरेबिलिटी। मींस आपको जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, आप जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हैं, आपको वो इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि जो यूजर्स है वो उनको कंपेयर कर सके। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने करंट ईयर के साथ साथ आपकी प्रीवियस ईयर की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में देनी होती है, जिससे यूजर दोनों को कंपेयर कर सके और अपने क्या कर सके, उनमें से पॉइंट्स निकाल सके और डिसीजन ले सके कि पिछली, देखिए मान लीजिए क्या किया आपने, एक तरफ 2019 की दे दी और 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दी, तो अब यूजर्स देख सकते हैं कि पिछले साल आपको प्रॉफिट कितना हुआ था, इस साल कितना हुआ है, पिछले साल आपकी फिक्स एसेट्स कितनी थी, इस बार कितनी है, कुछ आपने न्यू ऐड किया या कुछ बेच दी उसमें से, आपकी इन्वेस्टमेंट, आप बाहर पहले कितनी इन्वेस्टमेंट थी, अब कितनी इन्वेस्टमेंट है, मतलब ऐसे बहुत सारे, रिजर्व आपके पहले कितने थे अब कितने हैं, रिजर्व बढ़े या घटे हैं, तो वो सब क्या करता है, कंपैरिजन करके उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। ओके, और इससे और क्या होता है, आपकी फर्म की स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का पता चलता है। इससे क्या होता है, कंपनी कई बार आप जो यूजर्स है वो डिफरेंट कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या आती है, कई बार क्या होता है, हम डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में या फिर जो डिफरेंट कंपनीज आती है, जो आपके कुछ मेथड्स हैं वो डिफरेंट यूज करती है। जैसे आपका डेप्रिसिएशन का है, मान लीजिए आपने इस साल किया था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, आपने नेक्स्ट ईयर क्या कर लिया, अपना स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया, तो वहां पर कंपैरिजन में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जरूरी होता है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी रखें, जो आप अपने प्रिंसिपल्स, अपनी कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, जो मेथड्स, उसी को ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करें, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनमें कंसिस्टेंसी बनी रहे और उनको इजीली कंपेयर किया जा सके। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, एक रिजिड रूल नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब कुछ कंडीशंस ऐसी है कि जो डिमांड कर रही है चेंजेस की मेथड, तो आप चेंज कीजिए, लेकिन फिर नीचे उसके लिए प्रॉपर नोट्स दे दीजिए कि हमने इस साल ये मेथड चेंज किया है और ये इसका इफेक्ट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ये पड़ेगा। ये था आपकी कंपेरेटिबिलिटी। तो ये थी आपकी चार्ट क्या, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट, फिर भी कोई डाउट रहता था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताना, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आता है आपका
लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग की भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस है। तो वो लिमिटेशंस क्या क्या है, फर्स्ट वन क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। देखिए जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है आपकी, कि जहां पर आपके कुछ फिक्स रूल्स हैं, कुछ फिक्स लॉ है वो आपको फॉलो करने हैं, नहीं, क्योंकि ये क्या है, सोशल साइंस है। यहाँ पर क्या होते हैं, सब कुछ पर्सन्स को मैनेज करना है, जो कंडीशंस है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। तो जो यहाँ पर कुछ डिसीजंस है वो क्या होते हैं, पर्सन्स को, मैनेजर्स को या अकाउंटेंट्स को खुद लेने होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमें यूजफुल लाइफ मापनी है एक मशीन की। तो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ जब हम मापेंगे तो वो क्या होता है, वो एग्जैक्टली कोई भी पर्सन नहीं बता सकता कि ये मशीन यस एग्जैक्ट इतने साल, इतने महीने, इतने दिन काम करेगी। हम सिर्फ एक क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि यस ये मशीन 10 साल काम करेगी या ये 20 इयर्स काम करेगी। तो ये क्या होता है, पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, और क्योंकि पर्सन 100% फ्यूचर की वो नहीं कर सकता, फ्यूचर की प्रिडिक्शंस नहीं कर सकता, इसलिए कहीं ना कहीं क्या होता है, इनकी जो ट्रूथफुलनेस है उनमें कुछ कमी रहती है। ओके, नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। अब जब भी हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो हमें कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस को फॉलो करना होता है। जैसे आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट एक कहता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है आपका, कहते हैं कि आपके जितनी भी आप असेट्स परचेज करते हैं वो आपको उनकी परचेज प्राइस पे शो करनी है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है उसे आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करना। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू पोजीशन को शो नहीं कर पाती। उससे कई बार क्या होती है, कुछ असेट्स हमारी अंडर वैल्यूड हो जाती है और कुछ ओवर वैल्यूड होती हैं। तो एक्चुअल में सही पोजीशन का हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपनी कंपनी की नहीं पता चलता। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप ये हर साल तैयार कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप एस्टिमेट कर रहे हैं, इसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कब पता चलती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ तभी पता चलती है जब आप क्या करते हैं, बिजनेस को क्लोज करते हैं। क्लोज होता है जब आपका बिजनेस, तभी आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। उससे पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कुछ उसमें एस्टिमेशंस होते हैं, मींस वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस होती है। नेक्स्ट आता है आपका ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब हमने स्टार्टिंग में ही जब अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही पढ़ा था, हम इसमें से क्या लेते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी फॉर्म। हम सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स को लेते हैं जिनको हम मनी में फॉर्म मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का आपके बिजनेस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर के रिलेशन ही अच्छे नहीं है, एम्प्लॉयर अच्छे से इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा अपने एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज टाइम पे काम नहीं करके दे रहे, तो आपकी जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत हद तक इफेक्ट होती है। ऐसे ही अगर लॉकडाउन कर दिया, आपकी जो एम्प्लॉयज है वो सारे स्ट्राइक पे चले गए, कंपनी ने लॉकडाउन कर दिया, तो उससे एकदम से प्रोडक्शन रुक जाता है और आपकी कंपनी को ह्यूज लॉस होता है। लेकिन उस चीज को भी हम क्या है, कहीं भी शो नहीं करते। तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक होती है, लिमिटेशंस होती है कि हम अपनी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को शो नहीं करते। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट, वही आगे की आपकी किस पे होता है, हिस्टोरिक कॉस्ट पे बेस होता है, जो प्राइस लेवल चेंज हो रहे हैं या फिर जो करंट वैल्यू मार्केट में क्या है आपकी असेट्स की, जो प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, जो पैसे की वैल्यू पहले 1 रुपए की जो वैल्यू थी आज वो 10 रुपए की हो चुकी है, उसको आपकी अकाउंटिंग शो नहीं करती। नेक्स्ट आता है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है आपका, विंडो ड्रेसिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज अ मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन। इसमें देखिए क्या करेंगे, आपकी ना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपकी जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनमें चेंजेस कर देते हैं, जिससे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्ट्रॉन्ग शो होती है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, लास्ट में परचेजेस की, ठीक है, परचेज की और उसको शो नहीं किया, ठीक है, परचेजेस डोंट शो।
अब उससे क्या होगा, आपकी परचेजेस शो नहीं हुई आपको, तो आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होके दिखाएंगे, कि देखिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड कम हो जाएगी ना, तो आपके ज्यादा प्रॉफिट शो होंगे। ऐसे अगर आपने सेल की, से क्या किया आपने, कोई अपनी असेट परचेज की, आपने उसको लास्ट में शो नहीं किया, अगर आपको कैश पोजीशन अच्छी दिखानी है तो आपने उसको शो नहीं किया। तो ऐसे ही बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें हम क्या कर देते हैं, फेरबदल कर देते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा शो करने के लिए। ये होती है आपकी क्या, विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, जैसे अपने स्टॉक को ओवर वैल्यूड करके दिखा देते हैं हम, आपके जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ज्यादा दिखा देंगे। नेक्स्ट, अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब क्या कह रहा है कि जितनी भी आप अकाउंटिंग करते हैं वो सारी पास्ट डाटा की करते हैं, जो एक्टिविटी आपकी हो चुकी है पास्ट में, और उस पास्ट डाटा पे बेस होकर आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर क्या है आपका, फॉरएवर चेंज होता रहता है। आपका एनवायरनमेंट क्या है, वो तो डायनामिक है, हर टाइम वो चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो आप पास्ट डाटा पर बेस होकर फ्यूचर की फोरकास्टिंग नहीं कर सकते। ये सब थी आपकी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इसी के साथ आपका फर्स्ट यूनिट, आपके जो सीए फाउंडेशन के फर्स्ट चैप्टर की, फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। ऐसे ही क्लास +1, यही सेम टॉपिक क्लास +1 की अकाउंटिंग की फर्स्ट चैप्टर की बुक में आता है। इन सारे टॉपिक आपके इस 3 पार्ट्स में कंप्लीट होते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज share the video with your friends and subscribe my channel. Thank you so much.